नमस्कार। प्रतियोगी परीक्षाओं की इस लंबी और सच कहूं तो कभी-कभी बहुत थका देने वाली यात्रा में कुछ विषय ऐसे होते हैं जो नींव के पत्थर की तरह होते हैं। और भारतीय राजनीति में मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स यकीनन एक ऐसा ही अध्याय है। एम लक्ष्मीकांत की किताब खोलते ही ये चैप्टर जितना जरूरी लगता है उतना ही कभी-कभी मुश्किल भी। इसमें कोई शक नहीं, हर एस्पिरेंट इस चैप्टर से गुजरता है। बिल्कुल। तो आज हम एम लक्ष्मीकांत की किताब में दिए गए इसी महत्वपूर्ण अध्याय पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। हमारा मकसद सिर्फ अनुच्छेदों को रटना नहीं है, बल्कि उनके पीछे की आत्मा, उनके महत्व और उन बारीकियों को समझना है जिन्होंने हमारे लोकतंत्र को आकार दिया है। और मुझे लगता है ये एक बेहतरीन लक्ष्य है। हम कोशिश करेंगे कि इस जटिल विषय को एक दिलचस्प बातचीत में बदल दें ताकि ये बातें दिमाग में बैठ जाएं, सिर्फ किताबों में ना रह जाएं। ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि मौलिक अधिकार केवल परीक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि एक जागरूक नागरिक बनने के लिए भी बेहद जरूरी हैं। ये वो अधिकार हैं जो सरकार की शक्ति पर सीमाएं लगाते हैं और हर व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक सवाल से। ये मौलिक अधिकार आखिर हैं क्या? संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका जिक्र है। इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। जी। लेकिन इन्हें मौलिक या फंडामेंटल ही क्यों कहते हैं, कुछ और क्यों नहीं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला, जैसा कि स्रोत में भी बताया गया है, इन्हें ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये देश के मूल कानून यानी संविधान द्वारा गारंटीकृत और संरक्षित हैं। अच्छा। ये कोई आम कानून नहीं है जिन्हें संसद बस एक साधारण बहुमत से बदल दे। मतलब ये ज्यादा मजबूत है। हाँ, और दूसरा और शायद ज्यादा गहरा कारण यह है कि ये किसी भी इंसान के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी माने गए हैं। सर्वांगीण विकास मतलब उसके भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए। इनके बिना कोई व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच ही नहीं सकता, ऐसा माना जाता है। अच्छा, तो ये सिर्फ राजनीतिक अधिकार नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत विकास के लिए भी एक आधार है। स्रोत ये भी बताते हैं कि इनकी प्रेरणा अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट्स से ली गई है। हाँ, और इसके पीछे का मकसद समझना बहुत जरूरी है। देखिए, संविधान निर्माता ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि भारत में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना हो। वे नहीं चाहते थे कि यहाँ किसी एक व्यक्ति या पार्टी की तानाशाही चले। सरल शब्दों में कहें तो मौलिक अधिकार व्यक्तियों की सरकार की जगह कानून की सरकार स्थापित करने का एक जरिया है। मतलब ये सरकार को बताते हैं कि उसकी हदें कहाँ खत्म होती हैं। बिल्कुल सही। मैं स्रोत में देख रही हूँ और एक दिलचस्प बात सामने आती है कि मूल रूप से संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन आज हम केवल 6 के बारे में पढ़ते हैं। हाँ, तो ये 7वां अधिकार कहाँ गया? आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। वो 7वां अधिकार था संपत्ति का अधिकार, यानी राइट टू प्रॉपर्टी। अच्छा। ये शायद भारतीय संविधान के इतिहास के सबसे विवादास्पद अधिकारों में से एक था। हाँ, मैंने भी इसके बारे में पढ़ा है। इसे 44th संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। जी बिल्कुल। और सोर्स के मुताबिक ये सिर्फ एक छोटा मोटा बदलाव नहीं था। इसके पीछे संसद और न्यायपालिका के बीच एक लंबा टकराव था, खासकर जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार कानूनों को लेकर, है ना? बिल्कुल। सरकार सामाजिक न्याय के लिए भूमि सुधार करना चाहती थी, लेकिन संपत्ति का अधिकार इसमें आड़े आ रहा था। सालों की बहस और कई अदालती मामलों के बाद इसे मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300A के तहत सिर्फ एक कानूनी या संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। तो अब इसका स्टेटस क्या है? इसका मतलब है कि अब कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से कानून के अधिकार के बिना वंचित नहीं किया जाएगा, लेकिन अब ये संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है। अच्छा, तो अब हमारे पास 6 मुख्य अधिकार हैं। एक बार जल्दी सुने, गिन लेते हैं। जी। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। सही। और ये 6 अधिकार मिलकर भारतीय लोकतंत्र की नींव बनाते हैं। अब इन अधिकारों की कुछ विशेषताओं पर बात करते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में अक्सर इन्हीं बारीकियों से सवाल बनते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। जैसे एक बड़ा सवाल ये है कि क्या ये अधिकार भारत में रहने वाले सभी लोगों को मिलते हैं या सिर्फ भारतीय नागरिकों को? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है और सोर्स में इसे साफ तौर पर बताया गया है। कुछ मौलिक अधिकार जैसे अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29-30 सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए हैं। ये रोजगार, शिक्षा और अभिव्यक्ति जैसे मामलों से जुड़े हैं। वहीं कुछ अन्य अधिकार जैसे अनुच्छेद
14, 20, 21 ये नागरिकों और विदेशियों दोनों को मिलते हैं। अच्छा, मतलब जीवन और समानता जैसे बुनियादी अधिकार सबके लिए है। हाँ बिल्कुल, शत्रु देश के नागरिकों को छोड़कर ये सब के लिए हैं। एक और विशेषता जिसका जिक्र है वो ये है कि ये अधिकार असीमित नहीं है, मतलब एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि क्वालिफाइड है। ये सुनने में थोड़ा एकेडमिक लगता है, इसका असल में क्या मतलब है? इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। अनुच्छेद 19 हमें बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। जी। ये हमारा मौलिक अधिकार है, लेकिन ये असीमित नहीं है। राज्य इस पर उचित प्रतिबंध यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। जैसे देश की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या किसी की मानहानि को रोकने के लिए। अच्छा। आप बोलने की आजादी के नाम पर भीड़ भरे थिएटर में आग चिल्लाकर भगदड़ नहीं मचा सकते। सही बात है। तो ये अधिकार हमें मिले तो हैं, लेकिन सामाजिक जिम्मेदारियों के साथ। और कौन सा प्रतिबंध उचित है और कौन सा नहीं, इसका अंतिम निर्णय अदालत करती है, सरकार नहीं। अच्छा, तो ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के बीच एक संतुलन बनाता है। बिल्कुल। और यहीं पर शायद इन अधिकारों की सबसे शक्तिशाली विशेषता आती है। स्रोत कहते हैं कि ये न्यायोचित हैं। जस्टिशियन। हाँ, और ये इन अधिकारों की आत्मा है। न्यायोचित होने का मतलब है कि अगर राज्य या कोई संस्था आपके किसी मौलिक अधिकार का हनन करती है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। और अपने अधिकार को लागू करवा सकते हैं। हाँ, अगर ये शक्ति ना हो तो मौलिक अधिकार सिर्फ कागज पर लिखे अच्छे विचार बनकर रह जाएंगे। चलिए अब कुछ प्रमुख अनुच्छेदों को और गहराई से देखते हैं। समानता का अधिकार यानी राइट टू इक्वालिटी से शुरू करते हैं, खासकर अनुच्छेद 14। इसमें दो बातें कही गई हैं, कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण। यह सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें एक बहुत बारीक अंतर है जो अक्सर छात्रों को कंफ्यूज करता है। हाँ, ये एक क्लासिक कंफ्यूजन पॉइंट है, पर इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। कानून के समक्ष समानता यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ एक ब्रिटिश अवधारणा है। ओके। और इसे आप एक नकारात्मक अवधारणा मान सकते हैं। नकारात्मक इसलिए क्योंकि ये कुछ करने से रोकती है। इसका मतलब है कि कानून की नजर में सब बराबर हैं और किसी भी व्यक्ति को कोई खास रियायत नहीं मिलेगी। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। अच्छा। यह एक रेफरी की तरह है जो ये सुनिश्चित करता है कि रेस में किसी को गलत तरीके से कोई बढ़त न मिले। ठीक है। और कानूनों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ये एक अमेरिकी अवधारणा है और इसे आप एक सकारात्मक अवधारणा कह सकते हैं। अच्छा। इसका मतलब है कि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाएगा। ये मानता है कि सभी लोग एक ही शुरुआती बिंदु पर नहीं होते। बिल्कुल। इसे ऐसे समझें कि अगर एक रेस में कोई धावक दिव्यांग है तो उसे एक समान अवसर देने के लिए शायद अलग उपकरण या एक अलग स्टार्टिंग ब्लॉक देना जरूरी है। ये भेदभाव जैसा लग सकता है, लेकिन असल में ये सच्ची समानता स्थापित करने के लिए है। तो ये बस ये कहता है कि एक जैसे लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार करो। बिल्कुल सही। ये एक बेहतरीन तरीका है इसे समझने का। रेफरी और कोच वाली बात से ये बिल्कुल साफ हो गया जी। अब आते हैं उस अधिकार पर जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा होती है, स्वतंत्रता का अधिकार। और इसमें भी अनुच्छेद 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। हाँ, स्रोत बताते हैं कि इस एक अनुच्छेद की व्याख्या ने भारतीय न्यायपालिका की पूरी दिशा ही बदल दी। ये भारतीय न्यायपालिका के सबसे शानदार पलों में से एक है। शुरुआत में 1950 के गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 की बहुत ही संकीर्ण, मतलब बहुत नैरो व्याख्या की थी। क्या कहा था कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का पालन करके किसी व्यक्ति को उसके जीवन के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, चाहे वो प्रक्रिया उचित हो या नहीं। अच्छा, मतलब बस एक कानून होना चाहिए। हाँ, बस एक कानून होना चाहिए था। लेकिन फिर 1978 में मेनका गांधी केस आया जिसने सब कुछ बदल दिया। बिल्कुल। मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को पलट दिया और कहा कि प्रक्रिया सिर्फ मौजूद नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो उचित, न्यायपूर्ण और तर्कसंगत भी होनी चाहिए। एग्जैक्टली, जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। इसने असल में अमेरिकी कानून की उचित प्रक्रिया यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल कर दिया। और यहीं से अनुच्छेद 21 का दायरा इतना ज्यादा बढ़ना शुरू हुआ। हाँ, असीमित रूप से। और इस विस्तार का असर क्या हुआ? मतलब आम नागरिक के लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत बड़ा है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन के अधिकार का मतलब सिर्फ सांस लेना या जानवर की तरह जिंदा रहना नहीं है, बल्कि मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। जी। और इसी व्याख्या के तहत पिछले कुछ दशकों में कई नए अधिकार अनुच्छेद 21 का हिस्सा बन गए हैं। जैसे निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार और हाल के दिनों में तो इंटरनेट तक पहुंच का अधिकार भी। इंटरनेट तक पहुंच का अधिकार भी, वाह! हाँ, ये दिखाता है कि हमारा संविधान एक जीवित दस्तावेज है जो समय के साथ विकसित होता है। ये सच में अद्भुत है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर हमारे पास इतने सारे अधिकार हैं और सरकार उनका उल्लंघन करती है तो हम क्या करेंगे? यहीं पर अनुच्छेद 32 आता है ना? हाँ, और इसी वजह से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचार का अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। क्यों? क्योंकि अधिकारों की घोषणा करना एक बात है, लेकिन उन्हें लागू करवाने के लिए एक प्रभावी मशीनरी देना बिल्कुल दूसरी। अनुच्छेद 32 हर नागरिक को ये अधिकार देता है कि अगर उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। हाँ, और मजेदार बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट जाने का ये अधिकार खुद एक मौलिक अधिकार है। अच्छा, ये अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है। जी। और यहीं पर 5 मशहूर रिट्स यानी व्रिट्स आती हैं जो परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हैं। हाँ, ये 5 रिट्स सुप्रीम कोर्ट का वो टूल किट हैं जिनसे वो मौलिक अधिकारों को लागू करवाता है। तो एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस। जी। इसका शाब्दिक अर्थ है शरीर को प्रस्तुत करो। अगर किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया है तो अदालत ये रिट जारी करके पुलिस या संबंधित अथॉरिटी को आदेश देती है कि उस व्यक्ति को अदालत के सामने पेश किया जाए, ताकि हिरासत की वजह जांची जा सके। बिल्कुल, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। ठीक है। दूसरी है परमादेश यानी मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब है हम आदेश देते हैं। जब कोई सार्वजनिक अधिकारी अपना कानूनी कर्तव्य निभाने से इनकार कर दे जिससे किसी व्यक्ति के अधिकार का हनन हो रहा हो, तो अदालत उसे वो काम करने का आदेश दे सकती है। मतलब अगर कोई सरकारी अफसर काम नहीं कर रहा है तो कोर्ट उसे आदेश दे सकता है। हाँ, अगर वो उसकी कानूनी ड्यूटी है तो। अब बाकी 2 है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन और उत्प्रेषण, सर्शुररी। इनमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। हाँ, क्योंकि दोनों ही ऊपरी अदालत द्वारा निचली अदालतों को जारी की जाती हैं, लेकिन इनमें अंतर याद रखने का एक सरल तरीका है। बताइए। प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन एक स्टॉप साइन की तरह है। स्टॉप साइन? हाँ, ये तब जारी किया जाता है जब निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी मामले की सुनवाई कर रही हो। ये उसे वहीं रुकने का आदेश देता है। अच्छा, मतलब प्रोसीड मत करो। बिल्कुल, वही उत्प्रेषण यानी सर्शुरारी एक अंडू बटन की तरह है। अंडू बटन दिलचस्प है। ये तब जारी किया जाता है जब निचली अदालत अपना फैसला सुना चुकी हो। इसका उद्देश्य उस गलत फैसले को रद्द करना होता है। तो एक रोकता है, दूसरा रद्द करता है। बिल्कुल, प्रोहिबिशन प्रिवेंट्स, सर्शुरारी क्योर्स। क्या बात है! स्टॉप साइन और अंडू बटन। मुझे नहीं लगता कि अब कोई इसे भूलेगा। और 5वीं रिट है अधिकार पृच्छा। जी, क्वो वारंटो। इसका अर्थ है किस अधिकार से। अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से किसी सार्वजनिक पद पर बैठ गया है तो अदालत इस रिट के जरिए उसके दावे की वैधता की जांच कर सकती है। ठीक है, अब ये सब साफ हो गया। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो ये साफ है कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का सिर्फ एक अध्याय नहीं है। नहीं, ये हमारे लोकतंत्र की धड़कन है। बिल्कुल, ये हमें राज्य की मनमानी से बचाते हैं और एक गरिमापूर्ण जीवन का वादा करते हैं। हाँ, हमने देखा कि ये अधिकार कैसे समय के साथ विकसित हुए हैं, कैसे न्यायपालिका ने उनकी व्याख्या करके इन्हें और मजबूत बनाया है और वे हमारे लिए क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं। ये वो आधार है जिस पर एक न्यायपूर्ण और बराबरी वाले समाज का निर्माण हो सकता है। सही कहा। आज की चर्चा के बाद मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जाना चाहती हूँ। हमने देखा कि कैसे अनुच्छेद 21 का दायरा समय के साथ कितना ज्यादा बढ़ गया है। तो क्या भविष्य में बदलते समय के साथ जलवायु परिवर्तन के बुरे प्रभावों से सुरक्षा का अधिकार या इस डिजिटल युग में भूल जाने का अधिकार यानी राइट टू बी फॉरगॉटन जैसे नए अधिकार भी हमारे मौलिक अधिकारों का हिस्सा बन सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। सोचिएगा जरूर। भारतीय संविधान की आत्मा क्या है? क्या वो सिर्फ हमें दिए गए अधिकार हैं या वो सपने भी हैं जो हमारे संविधान निर्माताओं ने आने वाली सरकारों के लिए देखे थे?
मतलब एक ऐसा खाका जिससे भारत को सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक कल्याणकारी राज्य, या जैसा कुछ ने कहा, धरती पर स्वर्ग बनाया जा सके। और ये सिर्फ कोई आप कह सकते हैं हवाई बातें नहीं हैं, ये वो ठोस निर्देश हैं जिन्हें हमारे संविधान के भाग IV में बहुत सोच समझकर जगह दी गई है। बिल्कुल। और आज हम संविधान के इसी दिल यानी राज्य के नीति निदेशक तत्वों या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। ये वो विषय है जो UPSC और SSC जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए बेहद ज़रूरी है, लेकिन उससे भी बढ़कर ये हर भारतीय नागरिक को समझना चाहिए कि आखिर हमारा देश किस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। आपने सही कहा। और हमारी इस चर्चा का आधार M लक्ष्मीकांत की भारतीय राजनीति पर लिखी गई किताब के अंश है। हमारा लक्ष्य यह है कि इन सिद्धांतों की अवधारणा, उनकी विशेषताओं और सबसे दिलचस्प मौलिक अधिकारों के साथ उनके टकराव की जो कहानी है उसे आसान और दिलचस्प तरीके से समझें। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये सिद्धांत आखिर हैं क्या और संविधान में इन्हें कहाँ जगह दी गई है? तो ये संविधान के भाग IV में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक दिए गए हैं। और एक दिलचस्प बात यह है कि ये विचार हमने 1937 के आयरिश संविधान से लिया था। अच्छा। और आयरलैंड ने भी इसे स्पेन के संविधान से अपनाया था। तो ये एक तरह की वैश्विक विरासत है, आप कह सकती हैं। और हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर ने तो इन्हें भारतीय संविधान की नोवेल फीचर्स यानी नवीन विशेषताएं कहा था। यहाँ तक कि मशहूर संविधान विशेषज्ञ ग्रानविल ऑस्टिन ने कहा कि निदेशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार दोनों मिलकर संविधान की अंतरात्मा है। ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि संविधान का दर्शन है। अगर सरल भाषा में समझें तो ये सिद्धांत सरकार के लिए एक नैतिक कंपास की तरह हैं। ये वो आदर्श हैं जिन्हें देश के लिए नीतियां बनाते और कानून लागू करते समय हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो क्या हम इसे सरकार के लिए एक तरह की टू डू लिस्ट कह सकते हैं जो संविधान ने उन्हें दी है? हाँ, ये एक बहुत अच्छा तरीका है इसे समझने का। डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी एक और शानदार तुलना की थी। उन्होंने कहा था कि ये 1935 के भारत सरकार अधिनियम में दिए गए निर्देशों के उपकरण यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जैसे हैं। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। हाँ, वो निर्देश ब्रिटिश सरकार लंदन से भारत के गवर्नर जनरल और गवर्नरों को भेजा करती थी। अच्छा, तो ये एक तरह से वही कॉन्सेप्ट है, बस किरदार बदल गए हैं। पहले ब्रिटिश सरकार निर्देश देती थी, अब हमारा संविधान हमारी अपनी चुनी हुई सरकार को निर्देश दे रहा है। एकदम सही। फर्क सिर्फ इतना है कि ये निर्देश आज की हमारी विधायिका और कार्यपालिका के लिए हैं और इनका मकसद बहुत बड़ा है। भारत को उपनिवेशवाद के पुलिस राज्य से निकालकर एक कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट बनाना। एक ऐसा राज्य जो सिर्फ कानून व्यवस्था ना देखे बल्कि अपने नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक विकास की भी चिंता करे। इसका अंतिम लक्ष्य देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। यहाँ पर एक ऐसा पेंच आता है जो अक्सर एस्पिरेंट्स को सबसे ज्यादा उलझाता है। ये सिद्धांत गैर न्यायोचित यानी नॉन जस्टिसेबल है। इसका असल में क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि अगर सरकार इन निर्देशों का पालन नहीं करती तो आप और मैं अदालत जाकर ये नहीं कह सकते कि सरकार को इन्हें लागू करने का आदेश दिया जाए। मतलब मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की तरह इनके उल्लंघन पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकती। लेकिन यहीं पर सवाल उठता है, अगर इन्हें कानूनी तौर पर लागू ही नहीं किया जा सकता तो फिर इन्हें संविधान में रखने का फायदा क्या हुआ? क्या ये एक तरह का विरोधाभास नहीं है? हम इन्हें शासन के लिए मूलभूत भी कह रहे हैं लेकिन उन्हें लागू करने की कोई कानूनी शक्ति नहीं दे रहे। क्या संविधान निर्माता एक तरह का सेफ गेम खेल रहे थे? ये बहुत ही जायज सवाल है और इसका जवाब हमें उस वक्त के भारत की सच्चाइयों में मिलता है। देखिए, संविधान निर्माताओं ने ऐसा बहुत सोच समझ कर किया था। इसके पीछे 3 मुख्य कारण थे। पहला, आज़ादी के समय देश के पास इतने वित्तीय संसाधन ही नहीं थे कि इन सभी कल्याणकारी योजनाओं को तुरंत लागू किया जा सके। जैसे सबको कम का अधिकार देना या समान वेतन सुनिश्चित करना, इसके लिए तो बहुत पैसा चाहिए होता जो उस वक्त नहीं था। बिल्कुल। दूसरा कारण था देश की विशाल विविधता और पिछड़ापन। हर राज्य की अपनी अलग चुनौतियां थीं, तो जो नीति एक राज्य में काम करती जरूरी नहीं कि वो दूसरे में भी सफल होती। इसलिए इसे सरकारों के विवेक पर छोड़ा गया। और तीसरा, उस नए आज़ाद हुए देश पर बंटवारे का जख्म था, रियासतों का विलय, ऐसे कई तात्कालिक जिम्मेदारियां थीं
इन सिद्धांतों को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाना उस नई सरकार पर एक असहनीय बोझ डाल देता। तो फिर इनकी ताकत क्या है? अगर कोर्ट का डंडा नहीं है तो सरकारें इन्हें मानेंगी क्यों? इनकी असली ताकत कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक है। इनकी ताकत है जनमत। अनुच्छेद 37 खुद कहता है कि भले ही ये न्यायोचित न हो, लेकिन ये सिद्धांत देश के शासन में मूलभूत हैं। और डॉक्टर अंबेडकर ने इस पर बहुत साफ कहा था, जो सरकार लोकप्रिय मत पर टिकी है वो अपनी नीति बनाते समय इन सिद्धांतों की अनदेखी नहीं कर सकती। अगर कोई सरकार ऐसा करती है तो उसे चुनाव के समय मतदाताओं को जवाब देना होगा। यानी असली अदालत जो है वो जनता की अदालत है। ये बात मौलिक अधिकारों और निर्देशिक तत्वों के बीच के फर्क को और भी गहरा कर देती है। मौलिक अधिकार एक तरह से नागरिक को सरकार से बचाने वाली ढाल हैं। हाँ, जबकि निदेशक तत्व सरकार को समाज के लिए काम करने के लिए दी गई एक तलवार है। क्या खूब कहा है। ये अंतर उनकी प्रकृति में भी दिखता है। मौलिक अधिकार ज्यादातर नकारात्मक है। वो राज्य को कुछ करने से रोकते हैं, जैसे भेदभाव करने से या बोलने की आजादी छीनने से। जबकि निदेशक तत्व सकारात्मक है। वो राज्य को कुछ करने के लिए कहते हैं, जैसे समान नागरिक संहिता बनाना या पंचायतों का गठन करना। बिल्कुल। और उद्देश्य भी एकदम अलग है। मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की गारंटी देते हैं। हर किसी को वोट देने का, चुनाव लड़ने का, अपनी बात कहने का अधिकार। वहीं निदेशक तत्व सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का लक्ष्य रखते हैं। यानी अमीरी गरीबी का फासला कम हो, सबको न्याय मिले और संसाधनों का बंटवारा सही से हो। और एक आखिरी महत्वपूर्ण अंतर, मौलिक अधिकार तो स्वतः लागू होते हैं ना? हाँ, उनके लिए अलग से कानून बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन निदेशक तत्वों को जमीन पर उतारने के लिए सरकार को बाकायदा कानून बनाना पड़ता है। ठीक है, तो ये तो साफ हो गया कि ये सिद्धांत है क्या और क्यों जरूरी है। पर इस टू डू लिस्ट में आखिर है क्या-क्या? मुझे पता है कि संविधान ने कोई वर्गीकरण नहीं किया है, लेकिन समझने के लिए इन्हें कुछ श्रेणियों में बांटा जाता है। हाँ, इन्हें हम 3 मुख्य विचारधाराओं में बांट सकते हैं। पहली है समाजवादी सिद्धांत। ये सिद्धांत भारत को एक लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य बनाने का सपना देखते हैं, जहां असमानता कम हो। इसमें अनुच्छेद 38 आता है, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है, और अनुच्छेद 39 जो कहता है कि देश के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस तरह बटा हो कि सबका भला हो, न कि कुछ लोगों के हाथ में धन जमा हो जाए। समान काम के लिए समान वेतन का मशहूर सिद्धांत भी तो इसी का हिस्सा है। बिल्कुल। और बाद में 42 में संशोधन से जोड़ा गया अनुच्छेद 39A भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो कहता है कि राज्य ये सुनिश्चित करेगा कि सबको समान न्याय मिले और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जाए। इसी तरह अनुच्छेद 41 काम, शिक्षा और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता का अधिकार देने की बात करता है, और अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी की। ये सब मिलकर एक समतामूलक समाज की नींव रखते हैं। दूसरी श्रेणी है गांधीवादी सिद्धांत, जो नाम से ही स्पष्ट है। हाँ, ये वे सिद्धांत हैं जिन्हें गांधी जी के सपनों को संवैधानिक जामा पहनाने के लिए शामिल किया गया था। इसमें सबसे प्रमुख और ऐतिहासिक है अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में शक्तियां देना। गांधी जी का मानना था कि असली भारत तो गांवों में बसता है। सही बात है। इसके अलावा अनुच्छेद 43 है, जो व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की बात करता है, और अनुच्छेद 46 जो अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की रक्षा का निर्देश देता है। और 2 ऐसे सिद्धांत जो आज भी बहुत चर्चा में रहते हैं। अनुच्छेद 47 जो नशीले पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाओं के सेवन पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश देता है, और अनुच्छेद 48 जो गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने की बात करता है। ये सीधे तौर पर गांधीवादी दर्शन से प्रेरित हैं। और तीसरी और आखिरी श्रेणी है उदार बौद्धिक सिद्धांत। सही। ये सिद्धांत उदारवाद की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें शायद संविधान का सबसे चर्चित और विवादास्पद अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 44, जो राज्य को सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने का निर्देश देता है। इसी में अनुच्छेद 45 भी है, जो पहले 14 साल तक के बच्चों की शिक्षा की बात करता था, लेकिन 86वें संशोधन के बाद अब ये 6 साल से कम उम्र के बच्चों की देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करने को कहता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत जो लोकतंत्र की बुनियाद है, अनुच्छेद 50 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण।
आसान भाषा में कहें तो जज और सरकारी अफसर अपना अपना काम करें, एक दूसरे के काम में दखल न दें ताकि न्याय निष्पक्ष बना रहे। और अंत में अनुच्छेद 51, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने और राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखने की बात करता है। ये हमारी विदेश नीति का आधार स्तंभ है। तो हमारे पास ये 3 तरह के सिद्धांत हैं, समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक। ये सब बहुत ऊंचे आदर्श हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब इन आदर्शों को लागू करने की कोशिश की गई और वो किसी के व्यक्तिगत मौलिक अधिकारों से टकराए, तब क्या हुआ? यहीं से भारतीय संवैधानिक इतिहास की सबसे दिलचस्प और नाटकीय कहानी शुरू होती है। बिल्कुल, ये टकराव संसद और न्यायपालिका के बीच की एक लंबी खींचतान की कहानी है। इसकी शुरुआत संविधान लागू होने के ठीक बाद हो गई। 1951 के चंपकम दोराई राजन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक सीधा और साफ फैसला दिया। अगर मौलिक अधिकारों और निदेशक तत्वों में कोई टकराव होता है तो मौलिक अधिकार ही सर्वोच्च माने जाएंगे। डीपीएसपीज को एफआरएस के अधीन, मतलब सहायक के रूप में काम करना होगा। यानी शुरुआत में तो मौलिक अधिकारों का पलड़ा भारी था। हाँ, लेकिन संसद चुप नहीं बैठी। उसने पहले, चौथे और 17वें संशोधनों के जरिए कुछ निदेशक तत्वों, खासकर भूमि सुधारों को लागू करने के लिए संपत्ति के मौलिक अधिकार में बदलाव किए। पर असली भूचाल आया 1967 के गोलकनाथ मामले में। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख पूरी तरह बदलते हुए कहा कि मौलिक अधिकार पवित्र, यानी सैक्रोसैंक्ट और अपरिवर्तनीय हैं। संसद निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए भी उनमें कोई संशोधन नहीं कर सकती। ये तो न्यायपालिका और संसद के बीच सीधी टक्कर हो गई। मतलब संसद, जो जनता का प्रतिनिधित्व करती है, वो सामाजिक न्याय के लिए कानून बनाना चाहती है, और अदालत कह रही है कि आप व्यक्तिगत अधिकारों को छू भी नहीं सकते। ठीक कही हो। और संसद ने इस फैसले पर जबरदस्त प्रतिक्रिया दी। 1971 में 24वां और 25वां संशोधन पारित किया गया। 25वें संशोधन से एक नया और बहुत शक्तिशाली अनुच्छेद 31C जोड़ा गया। इसने कहा कि अगर सरकार अनुच्छेद 39B और C, जो संसाधनों के समान वितरण से जुड़े हैं, को लागू करने के लिए कोई कानून बनाती है, तो उसे इस आधार पर अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती कि वो अनुच्छेद 14 या 19 का उल्लंघन करता है। और फिर आया वो केस जिसने भारत के संविधान की व्याख्या को हमेशा के लिए बदल दिया, केशवानंद भारती मामला 1973। सही। इस ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 31C को काफी हद तक वैध तो माना, लेकिन साथ ही संविधान की मूल संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत भी दिया। कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन उसकी मूल संरचना को नहीं बदल सकती। और न्यायिक समीक्षा, जुडिशियली रिव्यू, भी इसी मूल संरचना का हिस्सा है। लेकिन ये ड्रामा यहीं खत्म नहीं हुआ। इसके बाद इमरजेंसी के दौरान 1976 में 42वां संशोधन आया, जिसे मिनी संविधान भी कहते हैं। हाँ, इस संशोधन ने अनुच्छेद 31C का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। इसने कह दिया कि किसी भी निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए बनाए गए कानून को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दी जाएगी। इस एक कदम ने पूरे समीकरण को पलट दिया और निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों से ऊपर खड़ा कर दिया। पर यह स्थिति भी ज्यादा दिन नहीं टिकी, है ना? नहीं। 1980 के मिनर्वा मिल्स मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस विस्तार को असंवैधानिक घोषित कर दिया। और यहां कोर्ट ने वो बात कही जो आज भी इस बहस का सार है। कोर्ट ने कहा, भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों और निदेशक सिद्धांतों के बीच संतुलन की नींव पर टिका है। वे एक रथ के 2 पहियों की तरह हैं। ये सामंजस्य और संतुलन संविधान की मूल संरचना का एक अनिवार्य हिस्सा है। वाह, मतलब ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, बल्कि दोनों के बीच एक संतुलन जरूरी है। तो अगर आज की स्थिति को संक्षेप में समझना हो तो क्या है? आज की स्थिति यह है कि मौलिक अधिकारों को निदेशक तत्वों पर सर्वोच्चता प्राप्त है, लेकिन ये कोई अभेद दीवार नहीं है। संसद निदेशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। बस शर्त यह है कि ऐसा संशोधन संविधान की मूल संरचना को नष्ट न करे। संतुलन ही कुंजी है। तो ये सिर्फ अदालती लड़ाइयां और किताबी बातें नहीं हैं। क्या सरकारों ने वाकई इन सिद्धांतों को जमीन पर उतारने के लिए ठोस कदम उठाए हैं? बिल्कुल उठाए हैं। 1950 में योजना आयोग, जो अब नीति आयोग है, उसकी स्थापना इसी दिशा में एक बड़ा कदम था। बड़े पैमाने पर भूमि सुधार कानून लाए गए, जिससे जमींदारी और जागीरदारी जैसी प्रथाओं का अंत हुआ।
ये सीधे सीधे अनुच्छेद 39 को लागू करने की कोशिश थी। और मजदूरों के लिए भी तो कई कानून बने, जैसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम या 1976 का समान पारिश्रमिक अधिनियम। हाँ, ये सब अनुच्छेद 39 और 43 को लागू करने के प्रयास थे। 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण और बाद में जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण भी इसी सोच का नतीजा था, ताकि देश के वित्तीय संसाधनों का उपयोग आम लोगों के भले के लिए हो सके। और वो गांधीवादी सपना पंचायती राज का, उसे भी साकार किया गया। 1992 में 73वें और 74वें संशोधन अधिनियमों के जरिए पंचायती राज और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ये अनुच्छेद 40 का सीधा कार्यान्वयन था। इसके अलावा एसटी और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था, उनके लिए राष्ट्रीय आयोगों की स्थापना, महिला आयोग का गठन, ये सब अनुच्छेद 46 को जमीन पर उतारने की कोशिशें हैं। यहाँ तक कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और वन संरक्षण अधिनियम 1980 जैसे कानून भी निदेशक तत्वों से ही प्रेरणा लेते हैं। इतने प्रयासों के बावजूद क्या इन सिद्धांतों की कोई आलोचना भी हुई है? हाँ, आलोचना भी खूब हुई है। सबसे बड़ी आलोचना तो इनकी गैर न्यायोचित प्रकृति को लेकर ही है। संविधान सभा के एक सदस्य थे केटी शाह। उन्होंने मजाक में इन्हें एक बैंक पर ऐसा चेक कहा जो बैंक की सुविधानुसार ही देय हो। मतलब ये सिर्फ अच्छे इरादों का एक घोषणा पत्र है जिसकी कोई गारंटी नहीं। कुछ आलोचक ऐसा ही मानते हैं। कुछ का कहना है कि इन्हें किसी तार्किक क्रम में व्यवस्थित नहीं किया गया है। समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी विचारों का एक तरह से घालमेल है। सर आइवर जेनिंग्स जैसे विदेशी आलोचकों ने तो इन्हें 19वीं सदी के इंग्लैंड के राजनीतिक दर्शन पर आधारित और पुराना तक कह दिया था। तो इन सभी आलोचनाओं के बावजूद हम इन्हें आज किस नज़र से देखें? इनका असली महत्व क्या है? इनका महत्व बहुत गहरा है। आलोचनाओं के बावजूद ये हमारे संविधान और शासन की आत्मा है। पहली बात, ये अदालतों के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश का काम करते हैं। जब भी कोई अदालत किसी कानून की संवैधानिक वैधता की जांच करती है, तो वो देखती है कि क्या वो कानून निदेशक तत्वों के उद्देश्यों को पूरा करता है या नहीं। और ये सरकार के कामकाज को मापने का एक पैमाना भी तो है। बिल्कुल, ये जनता और विपक्ष के हाथ में एक शक्तिशाली हथियार हैं। वे सरकार से पूछ सकते हैं कि आपने इन वादों को पूरा करने के लिए क्या किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये मौलिक अधिकारों के पूरक हैं। मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र देते हैं, लेकिन निदेशक तत्व उसे सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र से जोड़कर पूरा करते हैं, क्योंकि भूखे पेट के लिए वोट का अधिकार बेमानी हो सकता है। चलिए, तो आज की चर्चा को समेटते हैं। हमने निदेशक तत्वों के अर्थ और स्रोत से शुरू किया, उनकी गैर न्यायोचित प्रकृति के पीछे की वजहों को समझा, उनके समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी वर्गीकरण को देखा, और फिर मौलिक अधिकारों के साथ उनके टकराव और अंत में संतुलन और सामंजस्य के सिद्धांत तक के सफर को तय किया। और हमने ये भी देखा कि कैसे ये सिद्धांत सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि हकीकत में भी उतरे हैं। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया। ये सिद्धांत उस भारत का सपना है जिसे हमारे संविधान निर्माता बनाना चाहते थे, एक न्यायपूर्ण, समतामूलक और कल्याणकारी राष्ट्र। चर्चा को खत्म करने से पहले हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार। हमारे स्रोत में भाग 4 के बाहर भी कुछ निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, जैसे अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास को बढ़ावा देना और अनुच्छेद 335 में सेवाओं में SC/ST के दावों का ध्यान रखना। ये भी गैर न्यायोचित है। क्या इन छिपे हुए निर्देशों का अस्तित्व हमें यह सोचने पर मजबूर नहीं करता कि हमारा संविधान केवल अधिकारों और कानूनों का दस्तावेज नहीं, बल्कि एक तरह से पूरे राष्ट्र के लिए निर्देशों का एक सतत समूह है? अधिकारों की बात तो देखिए सब करते हैं, पर क्या हमारे कोई कर्तव्य भी हैं? बिल्कुल। और मजे की बात तो यह है कि जब 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ तो इसका जवाब था नहीं। मतलब नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों की कोई लिस्ट थी ही नहीं। तो फिर ये आए कहां से? इन्हें जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? आज इसी कहानी की तह तक चलेंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, और कहानी तब और दिलचस्प हो जाती है जब हम पूछते हैं कि ये विचार आया कहां से। हाँ, कहां से आया? प्रेरणा मिली पूर्व सोवियत संघ यानी USSR के संविधान से। सोचिए, एक लोकतांत्रिक देश के संविधान में एक कम्युनिस्ट देश का विचार शामिल किया जा रहा है। ये तो बड़ी अजीब बात है ना? दुनिया के ज्यादातर बड़े लोकतंत्र जैसे अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इनके संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों की कोई अलग से सूची नहीं है।
जापान एक बड़ा अपवाद है। तो भारत ने ये अलग रास्ता क्यों चुना? इसकी जड़ें 1975 में लगी इमरजेंसी से जुड़ी हैं। तो चलिए सीधे उसी दौर में चलते हैं। 1975 से 77 के बीच देश में आंतरिक आपातकाल लगा हुआ था। उसी दौरान तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति बनाई। तो इस समिति को बनाने के पीछे सरकार का मकसद क्या था? क्या उन्हें सच में लगा कि लोग अपने कर्तव्य भूल गए हैं? सरकार का आधिकारिक तर्क तो यही था। देखिए, समिति का काम था मौलिक कर्तव्यों पर सिफारिशें देना। समिति ने इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों को ये एहसास होना चाहिए कि सिर्फ अधिकारी में ही है। बिल्कुल, कि अधिकारों का आनंद लेते हुए उनके कुछ कर्तव्य भी हैं। उनका मानना था कि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। ठीक है। इसी समिति की सिफारिशों के आधार पर 1976 में 42वां संविधान संशोधन लाया गया। ये वही संशोधन है जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। हाँ, क्योंकि इसने संविधान में बहुत बड़े बदलाव किए थे। बहुत बड़े बदलाव। इसी के जरिए संविधान में एक नया भाग पार्ट वीए और एक नया अनुच्छेद आर्टिकल 51A जोड़ा गया, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य शामिल थे। उस वक्त की सरकार ने इसे एक ऐतिहासिक भूल को सुधारना बताया था। उनका कहना था कि संविधान बनाने वालों से ये चीज छूट गई थी जिसे अब पूरा किया जा रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। हाँ। क्या स्वर्ण सिंह समिति ने जो भी सिफारिशें दी उन्हें हूबहू मान लिया गया या सरकार ने उसमें भी कुछ काट-छांट की? यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प राजनीतिक पहलू सामने आता है। समिति की सभी सिफारिशें स्वीकार नहीं की गईं। अच्छा। समिति ने 3 बहुत बड़ी सिफारिशें दी थीं, जिन्हें सरकार ने नजरअंदाज कर दिया। पहली और सबसे विवादास्पद ये थी कि कर्तव्यों का पालन न करने पर संसद को दंड या सजा देने का अधिकार होना चाहिए। मतलब अगर कोई अपना कर्तव्य नहीं निभाता तो उसे सजा मिलती? बिल्कुल। और समिति इससे भी एक कदम आगे गई। उन्होंने कहा कि अगर संसद ऐसा कोई कानून बनाती है तो उसे इस आधार पर अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती कि वो किसी के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है। ओह, ये तो बहुत बड़ा कदम होता। बहुत बड़ा। लेकिन सरकार ने इसे नहीं माना। दूसरी सिफारिश थी कि टैक्स देना भी एक मौलिक कर्तव्य होना चाहिए। एक मिनट, ये तो बहुत अजीब है। टैक्स देना तो किसी भी नागरिक का सबसे बुनियादी कर्तव्य लगता है। इसे शामिल क्यों नहीं किया गया? इसके पीछे क्या सोच हो सकती है? यही दिखाता है कि ये कर्तव्य जितने नैतिक थे उतने ही राजनीतिक भी। सोचिए, इमरजेंसी का दौर है, सरकार नागरिकों पर कर्तव्य थोप रही है, लेकिन टैक्स जैसी बुनियादी जिम्मेदारी को शामिल करने से पीछे हट गई। शायद उन्हें डर था कि इससे मध्यम वर्ग और व्यापारी वर्ग नाराज हो सकता था, जिनका समर्थन बनाए रखना जरूरी था। सही बात है। और तीसरी सिफारिश जिसे नहीं माना गया वो भी दंड से ही जुड़ी थी। तो कुल मिलाकर सरकार ने कर्तव्यों का विचार तो ले लिया, लेकिन उन्हें सजा के डर से मुक्त रखा, कम से कम सीधे तौर पर। तो उन्हें एक नैतिक और नागरिक जिम्मेदारी के तौर पर पेश किया गया, ना कि कानूनी बाध्यता के तौर पर। एकदम सही। तो इस सारी बहस और काट-छाट के बाद आखिर वो कौन से कर्तव्य हैं जो संविधान का हिस्सा बने? शुरुआत में 10 थे, अब 11 हैं। इनमें से कुछ तो बिल्कुल सीधे साधे लगते हैं, जैसे संविधान का पालन करना, राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का आदर करना। हाँ। या फिर भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। ये तो किसी भी देश की नींव है। हाँ, ये तो नागरिक कर्तव्य हैं। लेकिन कुछ नैतिक कर्तव्य भी हैं, जैसे स्वतंत्रता संग्राम के महान आदर्शों को दिल में संजोए रखना। इसके अलावा कुछ ऐसे कर्तव्य भी हैं जिन पर आज के समय में बहुत बहस होती है, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना। हाँ, ये तो बहुत प्रासंगिक है। हम अक्सर विरोध प्रदर्शनों के दौरान बसों और ट्रेनों को जलते हुए देखते हैं, जो सीधे सीधे इस कर्तव्य का उल्लंघन है। बिल्कुल। और एक कर्तव्य है जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन शायद सबसे ज्यादा अस्पष्ट भी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण का क्या मतलब है? सही सवाल है। क्या ये सिर्फ अंधविश्वास का विरोध करना है या हर परंपरा पर सवाल उठाना है? संविधान इसकी कोई परिभाषा नहीं देता। और यही इन कर्तव्यों की सबसे बड़ी आलोचना का आधार भी बनता है। लेकिन उस पर आने से पहले इनकी कुछ खास विशेषताओं को समझना जरूरी है, जहां से अक्सर सवाल बनते हैं। बताइए। पहली, ये सिर्फ भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं, विदेशियों पर नहीं। ये मौलिक अधिकारों से एक बड़ा अंतर है, क्योंकि अनुच्छेद 15, 16, 19 जैसे कुछ अधिकारों को छोड़कर बाकी मौलिक अधिकार विदेशियों को भी मिलते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी विशेषता जिसके बारे में हमने अभी बात की, कि ये गैर न्यायिक है, नॉन जस्टिशिएबल।
इसका मतलब क्या है, इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। हाँ, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरा पड़ोसी राष्ट्रगान के समय खड़ा नहीं होता तो मैं उस पर अदालत में केस नहीं कर सकती? एकदम सही। आप सीधे अदालत जाकर ये नहीं कह सकते कि फलां व्यक्ति अपना मौलिक कर्तव्य नहीं निभा रहा है, इसलिए उसे सजा दी जाए। अच्छा। इस मामले में ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की तरह हैं, जिन्हें सीधे कोर्ट द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। लेकिन, और ये लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्या? संसद चाहे तो इन कर्तव्यों को लागू करने के लिए कानून बना सकती है, और यहीं पर पूरा खेल बदल जाता है। शक्ति नागरिक के हाथ में नहीं, बल्कि सरकार और संसद के हाथ में है। और एक 11वां कर्तव्य भी है जो बाद में जोड़ा गया। हाँ, ये मूल सूची का हिस्सा नहीं था। इसे 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया। काफी बाद में मतलब? हाँ, काफी बाद में। ये कर्तव्य कहता है कि 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों के माता-पिता या अभिभावक का ये कर्तव्य होगा कि वे उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें। अच्छा, तो ये राइट टू एजुकेशन वाले संशोधन के साथ आया था? बिल्कुल, ये उसी संशोधन का हिस्सा था जिसने शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21A के तहत एक मौलिक अधिकार बनाया था। ये दिखाता है कि कैसे अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से जुड़े हैं। तो अब आलोचनाओं पर आते हैं। जैसा कि आपने कहा, एक बड़ी आलोचना तो इनकी भाषा को लेकर है। समग्र संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना या वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये शब्द एक आम आदमी के लिए बहुत भारी भरकम और अस्पष्ट है। बिल्कुल। आलोचक कहते हैं कि इनकी कई तरह से व्याख्या की जा सकती है और इनका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। दूसरी बड़ी आलोचना ये है कि ये सूची अधूरी है। इसमें वोट डालना, टैक्स देना या परिवार नियोजन जैसे कई जरूरी नागरिक कर्तव्य शामिल ही नहीं है, जबकि स्वर्ण सिंह समिति ने टैक्स को शामिल करने की बात कही थी। कुछ आलोचकों ने तो इन्हें सुपरफ्लुअस यानी मतलब फालतू तक कह दिया। उनका तर्क था कि जो लोग देशभक्त हैं वे तो इन कर्तव्यों का पालन बिना संविधान में लिखे भी करेंगे। हाँ, जैसे देश की रक्षा करना या तिरंगे का सम्मान करना। और जो नहीं करते वे संविधान में लिखे होने के बाद भी नहीं करेंगे, क्योंकि कोई सीधी सजा तो है नहीं। तो क्या ये सिर्फ एक नैतिक उपदेशों की सूची बनकर रह गई है? देखने में ऐसा लग सकता है, लेकिन इन आलोचनाओं के बावजूद शासन और न्यायपालिका के दृष्टिकोण से इनका महत्व बहुत ज्यादा है। कैसे? पहला, ये नागरिकों के लिए एक रिमाइंडर की तरह है। ये याद दिलाते हैं कि जब आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो देश और समाज के प्रति आपकी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। ये एक संतुलन बनाने की कोशिश है। ठीक है। दूसरा, ये राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी गतिविधियों के खिलाफ एक चेतावनी का काम करते हैं, जैसे राष्ट्रीय ध्वज को जलाना या सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करना। हाँ। भले ही सीधी सजा न हो, पर यह संविधान में लिखा है कि ये आपका कर्तव्य है कि आप ऐसा ना करें। और इसका तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण पहलू कानूनी है, जो अदालतों से जुड़ा है। हाँ, और ये सबसे महत्वपूर्ण कानूनी पहलू है जिसे समझना बहुत जरूरी है। ये कर्तव्य अदालतों को किसी कानून की संवैधानिक वैधता की जांच करने में मदद करते हैं। अच्छा, वो कैसे? सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि किसी कानून की व्याख्या करते समय अगर अदालत को लगता है कि वो कानून किसी मौलिक कर्तव्य को प्रभावी बनाने में मदद कर रहा है तो उस कानून को वैध माना जा सकता है। ओह, तो ये जजों के लिए एक तरह का गाइडेंस है। एकदम। 1991 के मोहन कुमार सिंघानिया मामले और 2012 के रामलीला मैदान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया कि संविधान के भाग 3 यानी अधिकार, भाग 4 यानी निर्देशक सिद्धांत और भाग IVA यानी कर्तव्य, इन तीनों को अलग-अलग नहीं पढ़ा जा सकता। ये एक ही ताने बाने का हिस्सा है। बिल्कुल। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। लेकिन अब एक राजनीतिक सवाल पर वापस आते हैं। जब कांग्रेस सरकार इमरजेंसी के दौरान इन्हें लाई तो जाहिर है विपक्ष ने इसका कड़ा विरोध किया होगा। बिल्कुल। इसे सरकार की शक्ति बढ़ाने और नागरिकों पर अंकुश लगाने के एक और कदम के तौर पर देखा गया। लेकिन यहाँ एक मजेदार राजनीतिक पलटी देखने को मिलती है। क्या हुआ? इमरजेंसी के बाद जब जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने 43वें और 44वें संशोधन के जरिए 42वें संशोधन के कई विवादित प्रावधानों को पलट दिया। लेकिन उन्होंने मौलिक कर्तव्यों को संविधान से नहीं हटाया। तो इसका क्या मतलब निकालें? क्या उन्हें भी ये महसूस हुआ कि इन कर्तव्यों का होना जरूरी है? इससे यही पता चलता है कि राजनीतिक विरोध के बावजूद बाद में इस पर एक आम सहमति बन गई कि नागरिकों को उनके कर्तव्यों का बोध कराना गलत नहीं है। ये विचार कि नागरिकता सिर्फ अधिकार मांगने का नाम नहीं बल्कि जिम्मेदारियां निभाने का भी नाम है, इससे व्यापक राजनीतिक स्वीकृति मिल गई। ठीक है, तो अब हम उस सवाल पर आते हैं जिसे आपने थोड़ी देर पहले उठाया था कि ये कर्तव्य गैर न्यायिक होते हुए भी कैसे लागू किए जाते हैं।
यहीं पर वर्मा समिति की भूमिका आती है ना? एकदम। 1999 में बनी जस्टिस J.S. वर्मा समिति का काम यही पता लगाना था कि क्या इन गैर न्यायिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए देश में पहले से कोई कानूनी प्रावधान मौजूद हैं। और उन्होंने क्या पाया? और उन्होंने जो पाया वो बहुत चौंकाने वाला था। समिति ने पाया कि सरकार ने एक तरह से पिछले दरवाजे से कई कानूनों के जरिए इन कर्तव्यों को पहले से ही लागू कर रखा था। मतलब ये एक तरह का संवैधानिक धोखा है कि एक तरफ तो कहा गया कि ये लागू नहीं किए जा सकते, लेकिन दूसरी तरफ पहले से ही ऐसे कानून मौजूद हैं जो सजा दे सकते हैं। इसे धोखा कहना शायद सही ना हो, लेकिन ये निश्चित रूप से एक बहुत ही चतुर कानूनी व्यवस्था है। उदाहरण के लिए पहला मौलिक कर्तव्य है संविधान, राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करना। हाँ, वर्मा समिति ने बताया कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 पहले से ही मौजूद है, जो इनके अपमान को एक दंडनीय अपराध बनाता है। तो ये कानून सीधे सीधे पहले कर्तव्य को कानूनी ताकत दे देता है। अच्छा, और दूसरे कर्तव्यों के बारे में क्या, जैसे पर्यावरण की रक्षा करना? कर्तव्य जी कहता है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य है। इसे लागू करने के लिए हमारे पास वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 जैसे कई मजबूत कानून हैं, जिनके तहत सजा का प्रावधान है। हाँ, इसी तरह भारत की संप्रभुता और एकता की रक्षा करने वाले कर्तव्य को इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी के प्रावधानों से ताकत मिलती है, जो देश की एकता को नुकसान पहुंचाने वाले बयानों और कामों को अपराध बनाते हैं। तो इससे ये साफ होता है कि ये कर्तव्य सिर्फ संविधान की किताब में लिखे नैतिक उपदेश नहीं है। बिल्कुल नहीं। संसद ने समय समय पर कानूनों का एक जाल बुनकर इन्हें लागू करने का रास्ता बना दिया है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें, हाँ। तो हमने देखा कि मौलिक कर्तव्य हमारे मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। नहीं। उन्हें इमरजेंसी के खास राजनीतिक माहौल में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर जोड़ा गया, जिसमें से भी कुछ सिफारिशें नहीं मानी गई। सही बात है। हमने देखा कि इनकी भाषा अस्पष्ट होने और सूची के अधूरे होने जैसी आलोचनाओं के बावजूद ये अदालत के लिए एक मार्गदर्शक का काम करते हैं और कई कानूनों के जरिए इन्हें अप्रत्यक्ष रूप से लागू भी किया गया है। बिल्कुल, और ये पूरी चर्चा एक बुनियादी सवाल पर आकर रुकती है। हम अक्सर कहते हैं कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या आज के सार्वजनिक जीवन में अधिकारों पर जोर कर्तव्यों से कहीं ज्यादा हो गया है? हर कोई अपने अधिकारों की बात करता है, माई राइट्स, माई फ्रीडम, लेकिन कर्तव्यों की बात बहुत कम होती है। ये तो है। तो एक नागरिक के तौर पर और खास तौर पे उन लोगों के लिए जो कल इस देश का प्रशासन चलाने का सपना देखते हैं, इस संतुलन को बनाना और समझना कितना जरूरी है, और इस संतुलन को अपनी सोच और अपने काम में लाने में हर व्यक्ति की क्या भूमिका हो सकती है।